नमस्कार मित्रों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात आपको एग्जाम पास करने के लिए दो चीज़ों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहला तो आपका सिलेबस और दूसरा चीज़ आपका सोर्स, कि उस सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से किया जाए। तो हम लोग इसी क्रम में सिलेबस देख रहे थे और पीटी मेंस का भी सिलेबस देख चुके थे, जिसमें पीटी में देखे थे कि 5 खंड से प्रश्न आपका पूछा जाता है और 5 खंड में एक खंड आपका विज्ञान है, जिसे 20 प्रश्न आते हैं। और हम लोग इस विज्ञान को ही समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये विज्ञान के प्रश्न आखिर आते कहाँ हैं, ताकि हमको सोर्स ढूंढने में आसानी हो जाए। तो इस क्रम में हम लोग पीटी 2016 में लिया गया जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को भी देखिए। अधिक से अधिक सवालों का जवाब आपको जानने को मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। आप लोगों में से बहुत कोई को ये लग सकता है कि 2016 में आया हुआ जो सवाल है, क्या 2020 में भी वही सवाल या एनसीईआरटी से ही आएगा, क्या उसका टफनेस नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि 2012 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। तो अगर 2016 में देने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि 2012 में एनसीईआरटी से पूछा था, क्या 4 साल में इसका टफनेस नहीं बढ़ेगा, और वो एनसीईआरटी को अगर इग्नोर करता तो 2016 में जो प्रश्न आए थे वो उसको नहीं बना पाता। तो उसी प्रकार हम ये समझेंगे कि 2016 में अगर एनसीईआरटी से प्रश्न आए हैं तो 2021 में भी चांसेस है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं आज 2012 में कौन कौन से प्रश्न एनसीईआरटी के किस किस बुक से पूछे गए हैं। सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं, निम्नलिखित में क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका क्षार। तो लाल को नीले में कौन बदलता है, यहाँ देखिए स्पष्ट आपका क्लास 10th में एक पूरा चैप्टर ही आपको समर्पित है अम्ल, क्षार और लवण को। और इसमें बताया गया है कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको इसी को अपना बेस बना के चलना है। दूसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है। कार्डिक मसल से कौन बना हुआ रहता है, ये हार्ट होता है। और ये चीज भी आपका एनसीईआरटी क्लास 9 में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। इन अनैच्छिक पेशियों को ही कार्डिक पेशी कहा जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी से आपके सवाल किस तरह से बनते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरे रक्त की पूर्ति करती है। मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है हार्ट में, आपका फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, हृदय धमनी, ऊर्ध्व महाशिरा। तो इसका आंसर आपका होगा फुफ्फुस शिरा। ये चीज हम लोग चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी किस बुक से ये पूछा गया था। तो क्लास 10 के पेज नंबर 117 में जाइएगा तो आसपास पूरा डायग्राम के साथ बताया गया है कि देखिए हार्ट से आपका फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजन युक्त जो है ये पे यहाँ पे आपका रक्त आ रहा है, और ये रक्त जो है महाधमनी से होता हुआ पूरा शरीर में चला जाता है। और उसी क्रम में आप देखिए पूरा शरीर से आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस आ रहा है, और ये जो है आपका फिर फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ चला जा रहा है, आपका लंग्स में चला जा रहा है। और इस तरह से ये पूरा क्रिया संपन्न होता है। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न बना था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इस आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। मतलब 4 तत्व दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो तांबा सबसे कम क्रियाशील है। और ये देखिए आपका धातु अधातु चैप्टर आपका क्लास 10th के अंतर्गत आता है, उसमें सक्रियता श्रेणी दिया गया है। और इस सक्रियता श्रेणी में जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉपर है वो सबसे क्या है, कम क्रियाशील है। तो इस तरह से क्रियाशीलता के बारे में हम लोग देखते हैं, सबसे कम क्रियाशील क्या है। इसी सक्रियता श्रेणी से आपको और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछेगा सबसे कम क्रियाशील क्या है, तो आपका सोना है। उसके बाद अगर पूछेगा सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम है। तो इस तरह से एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या खाली स्थान की संख्या है। तो आपको बताना है कि परमाणु संख्या किसकी संख्या को कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। और ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। देखिए एनसीईआरटी क्लास 9 के पेज नंबर 59 में आप जाइएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इस तरह से आप देखिए कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए। सारे के सारे प्रश्न लगभग आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। वेग में परिवर्तन की दर, गति, बल, गतिवर्धन या ऊर्जा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो गतिवर्धन, एक्सेलरेशन को ही ये गतिवर्धन कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन आपका दूसरा 91 का आ गया है।
तो आप इसी से समझिए, इसको गतिवर्धन एक्सेलरेशन को ही कहा है, और इसके बारे में आपका दिया गया है क्लास 9 के पेज नंबर 119 में। यहाँ पे देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वहां पे त्वरण नाली के गति वर्धन लिख दिया है, तो आप इंग्लिश वर्ड को देख के जान सकते हैं कि ये क्या है, त्वरण। कभी कभी क्या होता है कि जेएसएससी में कुछ ऐसे हिंदी शब्द दिए हुए रहते हैं जो कि सामान्य किताब में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसका इंग्लिश वर्ड देखिए, वो कॉमन नाम होता है, तो उससे हम लोग आंसर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका एनसीईआरटी से था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से आया था। बोलता है कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जो है किस प्रकार का रोगाणु है। तो इसके बारे में आप क्लास 9 में जाइएगा, तो क्लास 9 में स्पष्ट आपको जब वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा तो वहां पे दिया गया है फंजाई, जिसको हम लोग कवक के नाम से भी जानते हैं। उसमें आप देखिए यहाँ पे ईस्ट मशरूम सबका उदाहरण दिया गया है। तो आपका ये जो कुकुरमुत्ता आता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका फंजाई के अंतर्गत आता है, मशरूम। तो इस तरह से ये भी क्लास 9 पेज नंबर 95 से ये लिया गया स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे जाके देखिए, डिटेल में हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे बायोलॉजी वर्गीकरण, तो उसमें हम लोग देखेंगे। इसका खास बात ये होता है कि ये पौधे के जैसे तो होते हैं, लेकिन ये खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये परपोषी होते हैं। तो इसीलिए इसको पौधा जगत में नहीं रख के एक नया ही वर्गीकरण कर दिया गया है, और फंजाई या कवक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से आया था। अगला सवाल है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ पे इसका आंसर होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये सारा चीज हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर, तो उसमें समझेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो मोटर जो है वो मूव करता है और उससे बहुत सारा उपयोग हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको फिगर के साथ पूरा बताया गया है क्लास 10 के विद्युत चैप्टर में। विद्युत के बाद एक और चैप्टर है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, उसी में आपको ये सारा चीज एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ये सवाल भी आपका एनसीईआरटी से ही था। अगला सवाल है, ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचा कूद सकता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय प्रभाव होता है, ध्रुवों पर न्यून तापमान और आर्द्रता होती है, और चौथा ऑप्शन है देखिए, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल की अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये चौथा आंसर ही आपका सही होगा। तो ये आपको जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे जी का मान कहां कहां परिवर्तित होता है। इससे संबंधित आपका 2016 में भी प्रश्न आ चुका था। तो अगर कोई ये सोचते हैं कि 2012 में अगर एनसीईआरटी से पूछा था तो 2016 में नहीं पूछेगा, और अभी वाले ये सोचे कि 2016 में एनसीईआरटी से पूछा है तो अब टफनेस बढ़ा के 2021 में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, तो इस भ्रम से आप निकल जाइए। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, थोड़ा टफनेस उसका बढ़ सकता है, लेकिन आपका जो स्रोत होगा वो एनसीईआरटी ही होगा। एनसीईआरटी को ही आप थोड़ा डिटेल में पढ़े तो आपका लगभग 90 से 95% जो सवाल है साइंस का वो सॉल्व हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं इस सवाल का जवाब। आखिर विषुवत रेखा ही क्यों हुआ। तो जी का मान यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है वो देखिए किस पे डिपेंड है, पृथ्वी की त्रिज्या पे। अब हम लोग को पता है ध्रुवों में जो है पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, और इस तरह से पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे कम होने के कारण देखिए आर का वैल्यू कम हो जाएगा। अब जब भी आर का वैल्यू कम होगा तो ये जी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी के ऊपर आप देखिए तो ये जो है आपका वेट है, जिसको हम लोग भार के तौर पे जानते हैं। भार अर्थात हो गया mg, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो जब गुरुत्वीय त्वरण आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ध्रुवों में, तो इसका वेट जो है ध्रुवों में क्या होगा, अधिक होगा, ध्रुवों में अधिक होगा और विषुवत रेखा में कम होगा। और समझिए कि जो भी चीज हल्का रहता है वो क्या होगा, ऊपर तक जाएगा। जैसे आप हल्का बॉल को फेंके तो आप क्या होगा, ऊपर तक जाएगा, और भारी बॉल को फेंके तो आपका जो बॉल होगा वो क्या होगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए भूमध्य रेखा में जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा में जी का मान कम होता है। जी का मान कम होने के कारण उस वस्तु का वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए वो बहुत ऊंचा तक या ध्रुवों की तुलना में अधिक ऊंचाई तक जाता है। अगला सवाल है, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। पहला है रेडियो सक्रिय विघटन, दूसरा है भारी नाभिक का विखंडन, तीसरा है हल्के नाभिक का द्रवण, और चौथा है जीवाश्म ईंधन का दहन। तो इसका आंसर जो होगा हल्के नाभिक का द्रवण यानी फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियर। तो ये जो न्यूक्लियर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन, तो हम लोग वहां पे देखेंगे किसमें कम ऊर्जा निकलता है, किसमें ज्यादा ऊर्जा निकलता है, सूर्य में क्या होता है,
और हम लोग जो नाभिकीय परमाणु संयंत्र लगाते हैं उसमें नाभिकीय संलयन होता है, विघटन होता है, हाइड्रोजन बम क्या होता है, ये सारा चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्लास 10 284 पेज नंबर में आप देखिएगा तो नाभिकीय संलयन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। और इसी तरह से आपको पता होगा कि इसको पढ़ने से आपको ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस ही संलयन होकर हीलियम बनाता है और यही नाभिकीय संलयन के कारण काफी मात्रा में ऊर्जा निकलते हैं और इसलिए वो बहुत ज्यादा हीटेड होता है। तो इस तरह से ये भी आपका क्लास 10 से ही बन जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रकाश की एक किरण के तरंग दैर्घ्य 500 एंगस्ट्रॉम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी। यानी कि आपका यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहा है। तो इस तरह से एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जब भी हमको वेग इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे वेग तो आपको प्रकाश का चाल तो किसको नहीं पता है, लगभग सबको पता है कि 3 गुना 10 का घातांक 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको यहाँ पे लैम्डा दिया गया है कितना, 500 एंगस्ट्रॉम दिया गया। ये सारा चीज हम लोग जब ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को देखना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इसमें निकाल लीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ 5000 अब हम लोग एंगस्ट्रॉम के बारे में जानते हैं। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 का घातांक -10 मीटर के बराबर होता है। तो इसको हम सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 का घातांक 8 और नीचे हम लिख देते हैं 5000 और इसका एंगस्ट्रॉम का वैल्यू हो जाएगा 10⁻10 और यही जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर जो है माइनस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 का घातांक 8 बटे 5000 गुना ये जब ऊपर चला जाएगा तो 10 का घातांक क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब यहाँ हमको 5000 को काटना है तो सिंपली यहाँ पे 3 जीरो है और 5 × 30 हम काट देंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 को जीरो यहाँ से ले आएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3 और 4 जीरो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब 4 जीरो यहाँ पे डाले हैं तो इसका 4 घातांक हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये सारा चीज हम जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये सब हम लोग कैसे करते हैं। अधिकतर कोई को ऐसे पता ही होगा कि ये सब किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 5000 हो जाएगा, 5000 में 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा और 5 × 30। तो इसका आंसर होगा 6 × 10 का घातांक कितना हो जाएगा आपका 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। ये जो भी मैथ को थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो ये जो हम सॉल्यूशन बनाए वो आराम से आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। यहाँ पे आपका स्टार मार्क दिया है, ये गुना ही हम लोग इसको समझ के चलेंगे। तो इस तरह से ये सवाल भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। देख लीजिए आपका ये क्लास 9 और 10 दोनों से बन जाता है। क्लास 9 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वेग इज इक्वल टू क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। और प्रकाश का चाल तो अधिकतर कोई को पता ही है, अगर नहीं भी पता है तो क्लास 10 में स्पष्ट रूप से आपका दिया है 3 × 10 का घातांक 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का चाल होता है निर्वात में। तो वहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, निर्वात है, हवा है, क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग निर्वात का चाल को ही लेके आंसर बनाए और वो आंसर आपका ऑप्शन में मिल भी गया। तो इस तरह से वही उसका आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स करके है। ये आपको क्लास 12 में आपको मिलेगा। मलेरिया से संबंधित यहाँ पे आपका जीव जंतु के रोग से संबंधित एक चैप्टर है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और भी बहुत सारे प्रजातियां हैं, वो मलेरिया का कारण होता है। तो हम बोले थे कि बताएंगे आप लोगों को, इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा चैप्टर जो है वो 11 और 12 का पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले सवाल हैं वो अधिक से अधिक सॉल्व हो सके। तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो भी देखने के लिए देखिए, वहां पे हम सारा चीज एक्सप्लेन किए कि कौन कौन सा चैप्टर 11-12 में आपको पढ़ना चाहिए। अगला सवाल आप देख लीजिए। अगला सवाल है, जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनाने से रोकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बताता है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन केवल नहीं पढ़ना है, बल्कि उसमें जो छुपे हुए तथ्य हैं उसको भी आपको निकाल के पढ़ना है, उसको भी आपको समझना है, क्योंकि आप 10 क्लास का मैट्रिक एग्जाम देने वाले नहीं है, आपको प्रतियोगिता परीक्षा देना है। तो कुछ सवाल तो आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में पास होना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो उस लाइन में जो छुपे हुए तथ्य हैं उसको भी आपको निकालना है। और ये सवाल यही चीज आपको बताता है। इससे रिलेटेड आपका 2016 में भी प्रश्न था, लेकिन वो सीधे सीधे बन गया था। ये सीधे सीधे अगर क्लास 10 को हम लोग देखते हैं तो वो बनता नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करते हैं।
लेकिन इस सवाल को, इसको पढ़ के आपका ये जवाब जो है आपका, इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। देखिए, जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनाने में रोकता है, तो यहाँ लवण पूछ रहा है और बोलता है पोटेशियम एस्टिरेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपको पता होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो गो जो लवण है, इसी के कारण आपका जो है झाग बनता नहीं है। लेकिन आप इसको अब कैसे इसका आंसर मारिएगा, क्योंकि कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, तब आप इसका जब डिटेल में आप इसका अध्ययन कीजिएगा तो बहुत सारे आपके जैसे भारतीय भवन से संबंधित किताब हैं, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इसका तीन चीज ही आपका जो कि पानी में घुलनशील है, उसी के कारण आपका झाग उत्पन्न नहीं होता। और वो कैल्शियम का क्या होना चाहिए, या तो सल्फेट होना चाहिए, या सल्फेट होना चाहिए, या बाइकार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है। तीसरा है आपका क्लोराइड, क्लोराइड है। इन तीनों लवण के होने के कारण ही आपका जल का अघुलनशील स्कम आपका जम जाता है और पानी में झाग उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया था कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की अभिक्रिया के करने के बाद, लेकिन आपको यहाँ पे ढूंढना था कि कैल्शियम का और मैग्नीशियम का कौन सा लवण, या तो सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, या तो क्लोराइड हो सकता है। अब देखिए, ये सवाल आपका आराम से बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये नाइट्रेट है मैग्नीशियम का, तो नाइट्रेट तो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, बल्कि कैल्शियम सल्फेट होगा। तो इससे आपको क्या जानकारी मिला कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही है, और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी प्रयास करना है कि जो चीज वहां बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके या तो गूगल में सर्च कर लीजिए, या भारतीय भवन जैसे बहुत सारे और भी उसका बुक आते हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, तो उस सारे बुक्स को भी आप थोड़ा बहुत हेल्प ले लीजिए। लेकिन पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना, उसके बाद इस चीज को ऐड ऑन करना है, तो आपका अधिक से अधिक सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में आपका बनेगा। अभी तक के अगर सारे वीडियो आप देख चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 2016 का क्वेश्चन देखे, 2012 का क्वेश्चन देखे, उनमें से अधिकतर प्रश्न जो पूछे गए थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो उम्मीद है कि 2021 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आपका काम है कि एनसीईआरटी को ही फोकस करके आपको सारा अध्ययन को उसी में केंद्रित करना है। अगर वहां पे कुछ नहीं मिलता है तो उसको ऐड ऑन करने के लिए आप गूगल या किसी अन्य ऑथेंटिक किताब का सहायता ले सकते हैं, या कभी कभी गाइड बुक का भी सहयोग ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करना है। कुछ कुछ सवाल का जो सॉल्यूशन था क्लास 11 के एनसीईआरटी और क्लास 12 के एनसीईआरटी में मिला था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि क्लास 11 और 12 का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, ताकि आपका प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक सवालों का जवाब आप बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।